हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का है बेटे आना। तो आइए शुरू करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज जो होती है ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटे? दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहली कौन सी होती है बेटे? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। कौन सी होती है बेटे? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो डिटेल में सिर्फ इसी को पढ़ेंगे। क्या है बेटे? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं दोनों को। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटे? नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर। नेचर ऑफ सोल्यूट से मतलब क्या है बेटे? नेचर में क्या क्या चीजें आ जाती है? नेचर में आपका शेप आ जाता है, साइज आ जाता है और चार्ज आ जाता है। क्या क्या आ जाता है बेटे? शेप, साइज और चार्ज। तो तीन तरीके से आप किसी भी सोल्यूट के नेचर को जान सकते हो। उसके बेसिस पे जो प्रॉपर्टी इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती हो उनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। कोई एक एग्जांपल है बेटे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या है बेटे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है वो हमारे मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, चाहे उसका शेप हो या फिर उसका साइज हो या फिर उसका चार्ज हो। तो ये होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। सिलेबस में नहीं है इसलिए बस इतना ही जानेंगे। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी का। क्या होती है बेटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends upon number of सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करें, ना कि उसके नेचर पे। तो आप ये भी मेंशन कर दीजिए, डू नॉट डिपेंड अपॉन दीज प्रॉपर्टीज, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल। की भैया पार्टिकल या फिर सोल्यूट जो है हमारा, उसके नेचर से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल और केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है उनको क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे बेटे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल क्या? आपके सिलेबस के अंदर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आपको स्टडी करनी है। तो चारों प्रॉपर्टी को एक बार देख लेते हैं क्या कुछ है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है बेटे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमको स्टडी करनी है वो क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। की किस तरीके से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे हमारा जो सोल्यूट और सोल्यूशन सॉल्वेंट है, जब वो सोल्यूशन बनाते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है रिजल्टिंग सोल्यूशन का, वो इंक्रीज कर जाता है। तीसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको डिस्कस करनी है वो है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है बेटे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी ओस्मोटिक प्रेशर। क्या है बेटे? ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हमको वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो आइए देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग डेल पी बाई पी से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। सबसे पहले बेटा आपको डेरिवेशन देखना होगा।
ठीक है। डेरिवेशन से पहले उसका बेस तैयार करते हैं। मान लीजिए कोई एक प्योर सोलवेंट है, प्योर सोलवेंट में हमने क्या ऐड करना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या ऐड करना है बेटे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो हमारे जो सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर था वो आपका अब जो नया आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है उसके वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। और यही हमको डिस्कस करना है, तो डेराइव कर लेते हैं किस तरीके से। देखिएगा, let us consider a non-volatile solute is added। एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम लोग ऐड करेंगे इन अ प्योर सोलवेंट। किसके अंदर ऐड करेंगे बेटे, इन अ प्योर सोलवेंट। तू तो जल्दी जल्दी करा भाई, फिर तो हमको पबजी भी खेलना होता है, सारा डाटा तो तेरा लेक्चर खा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, लेट अस कंसीडर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन ए प्योर सोलवेंट। और रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जब भी हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट जो होगा वो इक्वल होगा, इसको मान लेते हैं हम P1 से डिनोट कर देते हैं। सोलवेंट के लिए 1 यूज करेंगे, सोल्यूट के लिए 2 यूज करेंगे। ये इक्वल होता है उस प्योर सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन के Chi1, और यहाँ पर जो प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर होगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट क्या होगा बेटे, P1 इक्वल टू Chi1 इंटू P1 नोट। उसके बाद है बेटे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या होगा बेटे, पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा इनटू जो प्योर स्टेट के अंदर उसका वेपर प्रेशर होगा। इसके बाद रोल्स लॉ में हमने देखा था P टोटल जो होगा, जिसको हम P सॉल्यूशन मान लेते हैं, वो इक्वल हो जाता है P1 प्लस P2 के। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो ये इक्वल हो जाता है Chi1 P1 नोट के प्लस Chi2 P2 नोट के। यहां तक क्लियर है बेटे। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि मैंने आपको पहले बताया था जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम लोग यूज करते हैं तो उसका जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है वो 0 के इक्वल होता है। इस वजह से ये वाली टर्म जो होती है सारी 0 हो जाती है। तो P सॉल्यूशन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा Chi1 P1 नोट के। P1 नोट को उधर की साइड ले जाता हूं तो P सॉल्यूशन बाय P1 नोट इज इक्वल टू Chi1। यहां तक आप लोग पहुंचिए, ठीक है बेटा। अब क्योंकि हमें पता है किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर Chi2 जो होगा 1 माइनस Chi1 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस इक्वेशन को 1 मान लो। इक्वेशन 1 में से आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 1 में से माइनस कर देना है। तो यहां पर लिखिए सब्ट्रैक्ट बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फ्रॉम 1। एक में से इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, 1 माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस Chi1। यहां तक आपको पता लग गया, ठीक है बेटा। अब यहां तक एक बार आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। फटाफट करते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं 1 माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस Chi1। और जैसा कि मैंने बताया Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू 1, Chi2 इक्वल टू 1 माइनस Chi1। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हमारी जो ये इक्वेशन थी वो अब तैयार हो जाएगी 1 माइनस PS अपॉन P1 नॉट इक्वल टू Chi2। और यही आपको मैंने बताया था, यही होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एलसीएम लेने पे आपकी इक्वेशन किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू Chi2। मैंने आप लोगों को बताया था P1 नॉट माइनस PS होता है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है बेटे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
और P1 नोट माइनस PS अपॉन P1 नोट क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है बेटे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और मैंने काफी जोर देके बोला था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो वहां पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये क्या है बेटे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है ये चीज कि जब भी हम लोग रिलेटिव लोअरिंग की बात करेंगे तो वो हमारी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटे, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो यहां तक क्लियर है। अब नया क्या है, ये तो पहले भी कर चुके थे, नई चीज है बेटे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होगा। जब इसको डराइव कर लेंगे तो जो इक्वेशन आएगी उसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना हो तो उसके नंबर ऑफ मोल ले लीजिए और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप ले सकते हो। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो नई इक्वेशन निकल के आई वो आई P1 नोट माइनस PS अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। और एक बात मुझे जरा बताइए बेटा, अगर सॉल्यूशन आपका काफी डाइल्यूटेड है तो नीचे वाली टर्म में से एक टर्म आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि solution is very diluted, because our solution is very diluted, so N2 is very less than N1, so N2 can be neglected। important है बेटे, ये स्टेप भूल जाते हो आप लोग। so N2 can be neglected from denominator। किसमें से, डिनोमिनेटर में से आप क्या कर दोगे, इसको सबट्रैक्ट कर दोगे। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है बेटे। चलिए अब इक्वेशन हमारी क्या मॉडिफाई हो जाती है, P1 नोट माइनस PS अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो ये इक्वेशन हमारी निकल के आई है। एक बार फटाफट से उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, चलता रह तू, सारा डाटा खा जा हमारा। P1 नोट माइनस PS अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब आप लोगों को पता है बेटे जो नंबर ऑफ मोल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो जिसके नंबर ऑफ मोल है उसी का वेट होगा, उसी का मोलिकुलर वेट होगा। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 नोट माइनस PS अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू W2, नंबर ऑफ मोल किसके, सोल्यूट के। तो ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिखोगे, W2 अपॉन M2। नीचे क्या है बेटे N1, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इसकी जगह W1 अपॉन M1। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो M1 आपका ऊपर चला जाएगा। यहाँ से अब आपको निकालना क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास किसका है, सोल्यूट का, क्या बेटे M2। तो M2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाइए, उधर वाली टर्म को इधर ले जाइए। M2 क्या हो जाएगा, W2 अपॉन W1 इंटू M1। ये जाके इधर क्या आ जाएगा बेटे, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या कर लोगे, P1 नोट अपॉन P1 नोट माइनस PS। तो ये जो इक्वेशन आप लोगों के सामने निकल के आई है, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसको, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को। तो इसको काफी अच्छे से आप लोग ध्यान रखना क्योंकि इसी के ऊपर आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटे, M2 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 इंटू M1 इंटू P1 नोट अपॉन P1 नोट माइनस PS। निकालना सीख गए हो तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये तो था कि हम लोग कैसे डराइव कर सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। अभी अगर कोई आपसे पूछे कि लैब के अंदर या एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, तो उसके लिए मेथड होता है बेटा इन लेबोरेटरी। तो वी कैन डिटरमाइन relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure by a method called Ostwald-Wecker method। क्या है बेटे ये, Ostwald-Wecker method।
या इसी को बोल देते हैं कई बार ट्रांसपीरेशन मेथड। क्या बोल देते हैं बेटे? और ट्रांसपीरेशन मेथड। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिएगा। ओस्टवाल्ड वेक्टर मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन लेबोरेटरी। होता क्या है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा एक अपरेटस होता है, यहाँ पर आपके 4 बल्ब होते हैं। क्या होते हैं बेटे? 4 बल्ब होते हैं। पहले 2 बल्ब के अंदर हम लोग सोल्यूशन डालते हैं। क्या डालते हैं बेटे? सोल्यूशन डालते हैं। तो यहाँ पर ये पहले 2 जो बल्ब है यहाँ पर आपका सॉल्यूशन होगा। उसके बाद अगले जो हमारे सेकंड 2 बल्ब हैं ये, इनके अंदर हमारा क्या होगा? प्योर सोलवेंट। क्या होगा बेटे? यहाँ पर हमारा प्योर सोलवेंट होगा। तो बीच वाले दोनों जो बल्ब होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं। उसके बाद ये वाला जो बल्ब होता है ये आपका बाहर की तरफ जाता है और यहाँ से हम लोग ड्राई एयर पास करते हैं। क्या पास करते हैं बेटे? ड्राई एयर, ताकि यहाँ पर वेपर जो है वो आसानी से बन सके। यहाँ पर क्या बन जाते हैं? वेपर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके बल्ब जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। उसके बाद ये जो इधर वाला राइट हैंड साइड पे जो टर्मिनल जो आपका बल्ब है ये आपका बाहर की साइड जब जाता है तो यहाँ पर एक यू शेप्ड ट्यूब यहाँ पर लगी होती है। इसके अंदर हम लोग फिल करके रखते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट को। किसको ऐड करते हैं बेटे? यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है बेटे? कैल्शियम क्लोराइड। तो जब भी ड्राई एयर यहाँ से पास होती है तो यहाँ पे वेपर बनते हैं। तो सॉल्यूशन के वेपर में भी लॉस होता है और प्योर सॉल्वेंट के वेपर में भी लॉस होता है। जो वेपर यहाँ से आते हैं उनको ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू, वो इक्वल हो जाता है लॉस ऑफ या लॉस इन वेट ऑफ प्योर सोलवेंट, और डिनोमिनेटर में आता है लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना किस मेथड से निकालते हैं? ओस्टवाल्ड वेक्टर मेथड से। ठीक है बेटा? तो ये क्लियर होगा आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है, न्यूमेरिकल को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आपको आ गया तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। चलिए बेटा, नीट के अंदर आई हुई एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका द वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 143 mm ऑफ Hg। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? वेपर प्रेशर दिया गया है। CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है आपका। अब इफ 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलिकुलर वेट 65 ग्राम होगा उसको डिसॉल्व किया गया है इन 100 ml ऑफ CCl4, तो आपसे पूछा गया है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन आपके देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 199.34 mm ऑफ Hg, सेकंड ऑप्शन आपका 143.99 mm ऑफ Hg, थर्ड ऑप्शन है आपका 141.43 mm ऑफ Hg, और लास्ट ऑप्शन आपका 94.39 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे? फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं हो तो आप किस तरीके से जाएंगे? देखिएगा क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको? क्वेश्चन में आपको प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे रखा है। कितना दे रखा है बेटे? 143 mm ऑफ Hg। उसके बाद और क्या गिवन है बेटे? आपको सोल्यूट का वेट W2 था बेटे, 0.5 ग्राम दे रखा है आपको। उसके बाद इसका मोलिकुलर वेट भी दिया, यानी कि आपको M2 भी दे रखा है। M2 दे रखा आपको 65 ग्राम। कितना दे रखा है बेटे? 65 ग्राम। और क्या क्या गिवन है बेटे? आपको यहाँ पर W1 भी दे रखा है। W1 कितना है बेटे? 100 ग्राम। उसके बाद M1 आप निकाल सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हो। क्लोरीन का आपका 35.5 होता है, 4 क्लोरीन मल्टीप्लाई कर दो और कार्बन को यहाँ पर ऐड कर दो, कार्बन के मोलिकुलर वेट को। ठीक है, तो टोटल आ जाता है ये आपका 154 ग्राम। यहाँ तक क्लियर है बेटे? अब आपको निकालना था वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, यानी कि आपको पी सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है बेटे? पी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला क्या था? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ऊपर क्या आ गया था?
m1, आपको सब चीज गिवन है सिवाय PS के, और यही आपको निकालना है। तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। P नोट की वैल्यू कितना दिया बेटे 143 माइनस PS अपॉन 143। W2 कितना दे रखा है बेटे 0.5 ग्राम। M2 की वैल्यू आपको 65 दे रखी है। यहाँ पर W1 आपको 100 दे रखा है और M1 की वैल्यू आपको 154 दे रखी है। तो आपको इसको सोल्व करना है, बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटे, अगर आप इसको काटो पीटोगे तो यहाँ पर आता है आपका 0.01। क्या आता है बेटे 0.01 अप्रोक्स आता है बेटे। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में 143 इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 143 माइनस PS इज इक्वल टू 143 इंटू 0.01। इसको इधर सोल्व करोगे तो क्या आएगा बेटे 143 माइनस PS इज इक्वल टू 1.43। इस PS को इधर ले आओ, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर इसको ले जाओ, ये उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। तो PS इज इक्वल टू 143 माइनस 1.43। 143 में से कुछ घट रहा है, एक ही ऑप्शन है बेटा ऐसा जो, और घट भी एक या डेढ़ के आसपास रहा है। तो आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो बिल्कुल आसानी से आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। काफी कम टाइम लगता है बेटे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में सोल्व करके आना है। तो आइए चलिए दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा, अगली जो प्रॉब्लम है वो IIT लेवल की प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.54 mmHg। वेपर प्रेशर दिया गया वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस पे, कितना दिया बेटे 17.54 mmHg। What will be the vapor pressure of water in the apparatus shown after the piston is lowered। यानी कि यहाँ पर इसने पिस्टन को क्या कर दिया, नीचे की साइड पुश कर दिया, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गया, और वॉल्यूम जो है उसकी वजह से क्या हुआ बेटे, ये आपका 1/2 रह गया इनिशियल वॉल्यूम का। ठीक है, और लास्ट में बोलता है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिएगा। आपसे पूछा गया है कि वॉल्यूम को 1/2 करने पे आपका जो वेपर प्रेशर है वो कितना रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ना तो कोई डाटा दिया है जिसकी मतलब मान लीजिए आप फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर लो। तो यहाँ पर आप लोग क्या अप्रोच रखोगे, आपको ध्यान होगा, मैंने आज जब लेक्चर शुरू किया था तो आपसे ये बोला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि नेचर पर, शेप साइज पर डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। तो यहाँ पर कितना ही वॉल्यूम कम ज्यादा वो कर ले, यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल तो आपके सेम रहे, इसलिए आपका वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आंसर क्या जाएगा बेटे 17.54, क्योंकि वेपर प्रेशर आपका दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, या तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, दूसरा आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितने चुपके से उसने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स का। आप लोग क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हो और ये आपके जो होते हैं फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में यही इतना ही हम लोग करते हैं। हमारा रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।